हाय स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को स्टार्ट कर लिया, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. और हम नीट को इसलिए इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी का बेस आपके 12th के एग्जामिनेशंस या 11th के एग्जामिनेशंस को पास करने के लिए होता है. और अगर आपको नीट से रिलेटेड पढ़ना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी का बेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो कौन सा चैप्टर देख रहे थे हम लोग क्लास 11th में? 11th का टॉपिक देख रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ये चीज देखी थी. देखो, जो आपकी यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें जो 4 चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दे आर वेरी मच इंटर रिलेटेड. वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है आपस में. क्यों है? क्योंकि लिविंग वर्ल्ड आपको बायोलॉजी के बारे में न्यूज़ देता है, और बायोलॉजी ही तो हमारा सब्जेक्ट है, हम बायोलॉजी ही तो पढ़ रहे हैं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो भी लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने छोड़ा, उसको हम लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे कि किस सेंस में क्लासिफिकेशन को बोला था, किस सेंस में आइडेंटिफिकेशन हो रहा है और किस सेंस में नॉमेनक्लेचर दिया गया है. हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में होते हुए भी नहीं बताई हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगी. लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस ने बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया. उसके बाद 1758 में साइंटिस्ट आए लिनियस, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 तरीके से क्लासिफाई किया कि जो मूवेबल हैं उन्हें आप एनिमल की कैटेगरी में डाल दो, और जो नॉन मूवेबल है आप उन्हें प्लांट की कैटेगरी में डाल दो. फिर भी लिनियस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं एक्सेप्टेबल हुआ, क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्शंस आ गए थे. क्या क्या एक्सेप्शंस थे, यहीं से लिखना था. एक्सेप्शंस में क्या था? ही लेफ्ट characters like habitat and evolutionary relationship. ठीक है, और क्या क्या ड्रॉबैक थे? देखो, अपन ने स्पीशीज के बारे में पढ़ा. इसमें क्या था, ये मैं आपको वैसे कल बता चुकी थी, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है. स्पीशीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. लिविंग वर्ल्ड में आपको स्पीशीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज थी. स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हु आर एबल टू इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. ये स्पीशीज है. एक स्पीशीज के मेंबर इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के मेंबर के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते. अगर आप कराओगे तो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं मिलेंगे. ये बात क्लियर थी. अब देखो, लिविंग वर्ल्ड में या लिविंग वर्ल्ड के टाइम पर या बहुत पहले जाओ, मतलब लिविंग वर्ल्ड तो चैप्टर का नाम है, आप बहुत साल पहले जाओ. एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट मेयर. कहीं पर मेयर की स्पेलिंग MAYOR भी होती तो गलत नहीं है, पर ये ज्यादा सही है. एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट मेयर, जिन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया. डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया था. क्यों डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया था? क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी के ब्रांच में बहुत ही अच्छे और उम्दा इन्वेंशंस किए. ठीक है, अर्नस्ट मेयर, जिन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया. कौन से ईयर में? इन द ईयर 1964. अर्नस्ट मेयर ने इन द ईयर 1964 Ernst Mayr give biological concept of species. Biological concept of species. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का मतलब क्या है कि आपकी बायोलॉजी से
आपकी बायोलॉजी से स्पीशीज कैसे कनेक्टेड है। भाई आज अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप स्पीशीज को लेके ही आगे बढ़ोगे, स्पीशीज का कॉम्बिनेशन जीनस बनाएगा, फिर जीनस से आप किंगडम की तरफ जाओगे। तो ये जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, इसमें जो भी जन्मदाता है या जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वो क्या है, स्पीशीज है। तो अर्नस्ट मेयर ने कहा कि स्पीशीज दिन ब दिन टाइम के साथ क्या होती जाती है, इवॉल्व होती जाती हैं। जैसे जैसे ग्रेजुअल टाइम निकलता जाएगा, विद ग्रेजुअल स्पैन ऑफ टाइम आपकी स्पीशीज क्या होती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, उनमें न्यू कैरेक्टर डेवलप होते जाएंगे, वो और ज़्यादा एवोल्यूशन की तरफ बढ़ती जाएंगी, डेवलपमेंट दिखेगा। कुछ ऐसे आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे बशर्ते वो एंसेस्टर से लिए गए हैं, लेकिन आगे चल के वो इतना डेवलप फॉर्म में है कि वो एकदम प्रीवियस के कंपैरिजन लिए मॉडिफाइड हो गए। ठीक है, तो इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था। तो इसी ही कॉन्सेप्ट को लेकर लीनियस ने क्या एक्सेप्शन दे दिया, लीनियस थॉट दैट स्पीशीज आर स्टेटिक। और यहां पर क्या बोल रहे हैं कि स्पीशीज डायनामिक है, जैसे जैसे स्पीशीज बढ़ती जाएंगी न्यू कैरेक्टर्स बनते जाएंगे, दैट स्पीशीज आर स्टेटिक। ठीक है, तो लीनियस के हिसाब से सिर्फ ऑर्गेनिज्म दो किंगडम में बांटे गए हैं। कौन से? प्लांटे जिसमें सारे प्लांट्स को डाल दो, और एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स को डाल दो। तो लीनियस के हिसाब से 1758 में सिर्फ दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। उसके बाद इन ईयर 1866 एक साइंटिस्ट आए, हैकल। हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लीनियस ने तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जब हैकल आया कुछ साल बाद, तो जो पुराने साइंटिस्ट की हिस्ट्री थी या पुराने साइंटिस्ट ने जो भी डिस्कवरी की थी उसे क्या किया, उन्होंने रख लिया अपने साथ। हैकल ने कहा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो ना तो प्लांटिक किंगडम में फिट हो रहे हैं और ना ही एनिमल किंगडम में फिट हो रहे हैं। दे एक्चुअली क्रिएट कॉन्ट्रोवर्जीज। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो स्पॉन्जेस का। स्पॉन्ज एनिमेलिया किंगडम में आ रहा है, मतलब चल फिर सकता है, लेकिन स्पॉन्ज किसी भी तरीके का मूवमेंट शो नहीं करता है। युग्लिना है, युग्लिना को क्या है कि जब सनलाइट अवेलेबल होती है, भाई प्लांट्स का मेन कैरेक्टर क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, चल नहीं पाते हैं तो एक स्टेशनरी जगह पे खाना बना लेते हैं। एनिमल मूवमेंट कर पाते हैं तो उनके पास एक तरीके से प्रोविजन होता है कि वो इधर से उधर घूमकर अपना फूड किसी और से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो युग्लिना कैसा ऑर्गेनिज्म है कि जब लाइट अवेलेबल है तो वो प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, अपना खाना खुद बनाता है, और जैसे ही सनलाइट चली जाती है या सनलाइट अवेलेबल नहीं है, वो अपने अंदर से सीलिया फ्लैजिला निकाल के लोकोमोशन करता है, मतलब मूवमेंट करता है। तो ये तो ना प्लांट में फिट हो रहा है और ना ही एनिमल में फिट हो रहा है। जैसे स्पॉन्जेस हो गए, युग्लिना हो गए, एक्सेट्रा आर दी type of organisms are the type of organism who don't fit in Plantae as well as Plantae as well as Animalia, Plantae as well as Animalia, Plantae as well as Animalia। ठीक है, अब क्या है, ये ना तो प्लांट में फिट हो रहे हैं और ना ही एनिमल में फिट हो रहे हैं, तो कौन सा तीसरा किंगडम इवॉल्व करूं, कौन सा तीसरा किंगडम में इन्हें डालूं। देखो, हैकल ने एक तीसरा किंगडम डेवलप किया, हैकल ने एक तीसरा किंगडम इन्वेंट किया जिसमें जो ऑर्गेनिज्म ना तो प्लांट में फिट हो रहे हैं और ना ही एनिमल में फिट हो रहे हैं, आप उन्हें तीसरे में डाल दो। थर्ड किंगडम इवॉल्व is called as
इज कॉल्ड एज प्रोटिस्टा। ठीक है, तो हैकल के हिसाब से जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांटे आ गया, एनिमेलिया आ गया और प्रोटिस्टा। मतलब अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन 3 किंगडम्स में ही क्लासिफाई होंगे। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? जो नहीं चल सकते प्लांट में डाल दो, जो चल सकते हैं एनिमल में डाल दो, और जिन्हें किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा ना उसे आप प्रोटिस्टा में डाल दो। ठीक है, बहुत आसान हो गया। अच्छा प्लांट ठीक है, एनिमल ओके, समझ में नहीं आया प्रोटिस्टा में डाल दो। ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा मैं कहूं कि एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि प्रोटिस्टा में जो अदर देन ऑर्गेनिजम्स डाले उनमें भी क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिजम्स ने ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को शो किया, ऐसे कुछ चीजों को शो किया जो बिल्कुल ही अलग चले गए, बिल्कुल डिफरेंट चले गए। वो ऑर्गेनिजम्स थे बैक्टीरिया। देखो ऐसे बैक्टीरिया जो ना प्लांट में आए, जो ना एनिमल में, उन्हें आपने प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब देखो इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे कि एक्चुअली प्रोटिस्टा में क्या आता है। हमने देखा कि प्रोटिस्टा में जो अदर देन ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अदर देन में भी बैक्टीरिया कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर्स को शो करते हैं। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए इन द ईयर 1956 कोपलैंड, उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया का तो बिल्कुल अलग ही किंगडम साम्राज्य बनाओ, क्योंकि बैक्टीरिया तो बहुत ही अलग है। उनका जो जैसे अगर कुछ कैरेक्टर्स को लिया जाए क्लासिफिकेशन करने के लिए, जैसे आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ले लिया या सेल टाइप ले लिया, रिप्रोडक्शन ले लिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ले लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लिया, तो अगर इन कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखकर आप क्लासिफिकेशन को प्रोसीड करते हो, जो कि एक्चुअली आर.एच. विटेकर ने अडॉप्ट किया, तो बैक्टीरियाज आर टोटली सेपरेटेड एंड डिफरेंट। तो उनका क्या करो, एक अलग किंगडम बनाओ, और उस किंगडम का नाम है मोनेरा। अगर आप बैक्टीरिया को बिल्कुल अलग लेके चल रहे हो, एक सोल मेंबर लेके चल रहे हो, आप चाहते हो कि बैक्टीरिया का अलग ही साम्राज्य हो क्योंकि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल अलग है, तो आप उन्हें क्या एक चौथा किंगडम बना के डाल दो। क्या करो, चौथा किंगडम बना के डाल दो। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? बैक्टीरियाज की वजह से इन ईयर 1956 कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फोर किंगडम मतलब पहला किंगडम है प्लांटे, एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा, अब चौथा आएगा मोनेरा। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा में जो अदर देन ऑर्गेनिजम्स थे उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया भी थे, उनका जो लाइफ साइकिल है या उनका जो एडेप्टेशन है या उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल सबसे अलग है। तो उन्हें क्या है, बिल्कुल अलग ही ग्रुप में डालकर आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ही का मतलब कोपलैंड, ही डिस्कवर्ड that bacteria are totally different so placed in a separate kingdom named as मोनेरा। तो कितने हो गए यहां पर, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ठीक है, मतलब
प्लांट में प्लांट आ गए, एनिमल में एनिमल आ गए, प्रोटिस्टा में अदर देन आ गए, और प्रोटिस्टा में से आपने अदर देन में से बैक्टीरिया को निकाल के मोनेरा में डाल दिया। तो काफी हद तक क्या हो गए, थोड़े छट गए, फिल्टर हो गए ना ऑर्गेनिजम्स। वैसे सारे आप प्रोटिस्टा में पढ़ते, आप बोलते बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो आपने क्या किया, और ज्यादा क्लासिफिकेशन की तरफ चले गए, सब क्लासिफिकेशन कर दिया, एक तरीके से है नहीं। प्रोटिस्टा में से बैक्टीरिया को छांटकर बिल्कुल अलग मोनेरा में डाल दिया, ठीक है। पर अब क्या हुई, और कंट्रोवर्सीज आ गई। एक साइंटिस्ट आए इन द ईयर 1969, आगे जाकर R.H. विटेकर, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब आप बोलोगे मैम 4 तो हो गए, 5वां कौन सा? प्रोटिस्टा में जो अदर देन ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोटिस्टा में जो अदर देन ऑर्गेनिजम्स थे, उन्हें बैक्टीरिया को जो मोनेरा में डाल दिया। फंजाई देखिए उन्होंने, फंजाई का देखा कि यार फंजाई तो बैक्टीरिया से भी बहुत अलग है, ठीक है, प्रोटिस्टा से भी बहुत अलग है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अलग है, सेल वॉल का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा अलग है, और भी बहुत ज़्यादा जो वो सेल का एक जो ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व करके रखते हैं वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो R.H. विटेकर ने क्या बोला कि ओके प्लांटे चलने दो, एनिमेलिया चलने दो, बहुत जो अदर देन ऑर्गेनिज्म से उन्हें प्रोटिस्टा में डाल दो, प्रोटिस्टा के बैक्टीरिया मोनेरा में डाल दो, लेकिन फंजाई का भी एक प्रॉपर ग्रुप बना लो, क्योंकि फंजाई भी पूरा एक क्या है, साम्राज्य है। तो एक किंगडम फंजाई और आया, और उसके बिहाफ पर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, जो अभी तक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, और जब से इसकी खोज हुई है 1969 से अभी तक हम इसे फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा एवोल्यूशन पे है। सारे कैरेक्टर्स को लेकर R.H. विटेकर ने क्या किया होगा, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया होगा, ठीक है। शुड आई रब दिस स्टूडेंट्स, शुड आई रब इट? ठीक है, in the year 1969, scientist R.H. Whittaker proposed 5 kingdom classification. 5वां किंगडम कौन सा क्रिएट हुआ? द 5th किंगडम, 5th kingdom created composed of fungi, क्यों? क्योंकि फंजाई का सेल वॉल कॉम्पोजिशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भाई फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्टिव है। ये आगे चल के पता चलेगा, अभी क्या है, ये सब आपको इंट्रोडक्शन है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है, एक्चुअली एब्जॉर्प्शन एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे ये ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है, अब आपको क्या इसको खाना है, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर ओन फूड, यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट ऑर्गेनिज्म। तो क्या करोगे, फंजाई क्या करते हैं, इन पर जाते हैं, अपनी बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं, ऑर्गेनिज्म पे डालते हैं और उन्हें तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते इतना छोटा कर देंगे कि उसके बाद वो उसे एब्जॉर्ब करने लायक रहें, उन्हें क्या करें, न्यूट्रिशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लें। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, पर उसमें भी स्पेसिफिकली आपका एब्जॉर्प्शन। तो फंजाई में ये चीजें बहुत अलग देखी, ना तो ऐसी आपने प्रोटिस्टा में देखी, ना ही ऐसी आपने बैक्टीरिया में देखी, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो फंजाई का एक अपना साम्राज्य, एक अपना किंगडम क्रिएट किया, जिसे किंगडम फंजाई कहा, ठीक है। तो R.H. विटेकर ने फंजाई को ये सब देखकर अलग कर दिया। वैसे अगर हम R.H. विटेकर की बात करें तो R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें उसने कौन से एक्चुअल मेन कैरेक्टर्स को बेस बनाया कि भाई मैं ये देखूंगा और उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को फलाने फलाने किंगडम में डिवाइड करते जाऊंगा। तो कैरेक्टर्स based for 5 kingdom classification, ठीक है। कौन से थे देखो,
पहला था सेल का टाइप, ठीक है, दूसरा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको मद्देनजर रखकर अभी अपन एक एनसीईआरटी की टेबल देखेंगे, हम उस टेबल को लिखेंगे नहीं, बुक में लिखी हुई है, सिर्फ समझेंगे। उसके बाद आएगा आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनको देख के ही, इन पांचों कैरेक्टर्स को देख के ही अब आप सेपरेटली हर किंगडम के बारे में पढ़ोगे। फिर आता है रिप्रोडक्शन, और लास्ट में क्या आएगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, किससे डेवलप हुआ, खुद में कौन से नए कैरेक्टर्स उसने इवॉल्व करे, या उसके पास जो खुद के पास नए कैरेक्टर्स थे वो आगे चल के और कौन से नए कैरेक्टर्स में डेवलप हो पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुड आई रब दिस पोर्शन, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, इस बेसिस पर अपनी एनसीईआरटी की टेबल उठाते हैं। आप लोग भी ले आइए, बुक सबके पास है, पेज नंबर 17 निकालिए। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स। टेबल नहीं बनाएंगे, वो टाइम वेस्टिंग है भाई, जो लिखा हुआ है वही का वही छापना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, मैंने क्या बोला है, 11th में कोर्स बहुत है और करवाना फटाफट है। देखो इसमें कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम दिए हुए हैं। हो सकता है रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं दिया गया है कि उसके अंदर आपको आगे चल के डाइवर्सिटी दिखेगी, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो दे रखा है। जैसे ये किंगडम 5 किंगडम दे रखे हैं विटेकर के हिसाब से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो 5 किंगडम के हिसाब से, 5 किंगडम के हिसाब से सबसे पहला चला मोनेरा, फिर चला प्रोटिस्टा, फिर चला फंजाई, ठीक है, और फंजाई से प्लांटे एंड एनिमेलिया। आप सीक्वेंस को ध्यान से समझो। मोनेरा में ओनली एंड ओनली सोल मेंबर्स आर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, उसमें आपके फंजाई भी आ सकते हैं, आपके मोनेरा भी आ सकते हैं, आपके प्लांटे भी आ सकते हैं, आपके एनिमेलिया भी आ सकते हैं। वैसे तो बैक्टीरिया जनरली आपके सोल मेंबर्स आप मोनेरा में ही मानोगे, लेकिन फिर भी ऐसे अदर देन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी में फिट नहीं होते, और अदर देन भूत थोड़ी होंगे, यही होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आपने प्रोटिस्टा को फिल्टर किया तो फंजाई बना, फिर और फिल्टर किया तो प्लांटे बना, और फिल्टर किया तो एनिमेलिया बना। मतलब प्रोटिस्टा इज द इमर्जेंस और एवोल्यूशनरी बेस फॉर दीज 3 रेस्ट किंगडम्स। ठीक है, अब क्या है सेल टाइप में, देखो अगर अपन पहला कैरेक्टर को डिस्कस करें सेल टाइप, तो सेल टाइप क्या होता है, देखो सेल टाइप हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया गया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो सबसे पहले अगर हम सेल टाइप को कंसीडर करें, सेल का टाइप मतलब प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रो का मतलब पहले, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बनने से पहले ही ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गया, सेल बन गया, और यूकैरियोटिक मतलब पहले न्यूक्लियस बना होगा, बाकी सारी चीजें बाद में आई होंगी। तो मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक व्हाइल रेस्ट आर यूकैरियोटिक। ठीक है, अब सेल टाइप का डायरेक्टली देखो, प्रोकैरियोटिक को अगर समझना है दैट मीन्स ये आपका सेल टाइप है, ये आपका सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज इल डिफाइंड, कोई शेप नहीं होगा, कोई साइज नहीं होगा, कोई प्रोमिनेंसी नहीं होगी, आप ढंग से पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो किसी भी चीज पे अगर आप कवच चढ़ा दोगे, मेम्ब्रेन चढ़ा दोगे, तो वो क्या हो जाएगी, एक डेफिनेट शेप साइज की दिखेगी।
लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, कोई कवरिंग नहीं दोगे, तो वो अपने हिसाब से शेप लेगी एंड द शेप इज नॉट डिफाइंड। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मोनेराज में क्या है? न्यूक्लियस है पर प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, इल डिफाइंड है एंड इट इज नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कहीं ना कहीं सेल टाइप का डायरेक्टली लिंक किससे है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। क्या दे रखा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा में चलें तो ऑल आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? द न्यूक्लियस इज वेरी वेल डिफाइंड एंड बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज वेरी मच वेल डिफाइंड एंड बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ये बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। तो मोनेरा क्या है? बहुत ज्यादा प्रिमिटिव फॉर्म है, बहुत ही इनिशियली डेवलप्ड बैक्टीरियाज होंगे, इसलिए सबसे पहले यहां पर डाला। फिर इवोल्यूशन और हुआ, कुछ नए कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म में आए होंगे जो मोनेरा में फिट नहीं होंगे, प्रोटिस्टा में डाल दो। प्रोटिस्टा में कुछ और अगर हाईली स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे फंजाई किया तो फंजाई 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 फंजाई, प्लांट है तो प्लांट प्लांट, एनिमल है तो एनिमल एनिमल। क्योंकि क्या होता है, फिल्टर करना बहुत जरूरी है एवोल्यूशन के बेसिस पर। अगर आपने फिल्टर नहीं किया तो आप प्रोटिस्टा में उलझे रहोगे। अभी क्या है, आपके पास वेल डिफाइंड है कि भाई फंजाई फंजा में पढ़ना है, प्लांटे प्लांट्स में ही पढ़ना है, एनिमल्स को एनिमिलिया में ही पढ़ना है, और मोनेरा में बैक्टीरिया को पढ़ना है, प्रोटिस्टा में थोड़े अदर देन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब आप देखना प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे ना, उनके कुछ फीचर मोनेरा जैसे भी दिखेंगे, कुछ फीचर मोनेरा जैसे भी दिखेंगे और इनको भी फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन मोनेरा एंड दी अदर फाइलम्स। ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मार्क कर रहा है कि भाई मेरे से होके जाना है तो पहले के भी होंगे और आने वाले तो एवोल्यूशन के बेसिस पे मैं डेवलप करूंगी, क्योंकि एवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी तो प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेल वॉल। अगर सेल है, चाहे आपका सेल किसी भी तरीके का है, उसमें सेल वॉल जरूर होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन तो एनिमल्स का कैरेक्टर्स होता है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी, लेकिन उसके बाहर एक और आउटर रिजिड कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। देखो, मोनेरा में सेल वॉल होती है, मोनेरा में सेल वॉल क्या होती है? होती है, लेकिन सेल वॉल किसी की तो बनी हुई होगी। जैसे सेल मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है, कोलेस्ट्रॉल, बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड, उसी तरीके से सेल वॉल भी बनी हुई रहती है। मोनेरा में देखो जनरली अगर सेल वॉल का एक अहम कंपोजिशन की बात करें तो वो सेलुलोज की बनी हुई रहती है, लेकिन मोनेरा बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, दे आर नॉट सो मच डेवलप्ड, तो जो भी कंटेंट उस टाइम पे अवेलेबल हुआ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक है, सेलुलोज की नहीं बनी हुई है, अदर देन कोई सेलुलोज के मटेरियल ले लो, जैसे आपके क्या है पॉलीसेकेराइड, अमीनो एसिड्स, अदर देन चीज होगी, अदर देन सेलुलोज की सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर है। प्रोटिस्टा में क्या होता है? प्रोटिस्टा में किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल होगी और किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं है, इसलिए कंपोजिशन क्या है? प्रॉपरली डिफाइंड नहीं किया गया है, ठीक है। आप आ जाओ फंजाई के बारे में। फंजाई में जो सेल वॉल होती है, जो एक्स्ट्रा है मैं लिखा रही हूँ, फंजाई में सेल वॉल क्या होती है? नॉन सेलुलोसिक। वहां पर तो बता दिया कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई रहती है। अगर यहां पर सेलुलोज नहीं है तो फिर क्या है? काइटिन। काइटिन नाम के मटेरियल से फंजाई की सेल वॉल बनी हुई रहती है। प्लांटे की सेल वॉल के बारे में बात करूं तो सेलुलोज की होगी, इसको आप टेबल में ही लिख लो स्टूडेंट्स, हेमी सेलुलोज की होगी और पैक्टिन की होगी। मतलब एक्चुअली द सेलुलोसिक कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज स्पेसिफिकली सीन इन प्लांट। डेवलपमेंट हुआ होगा ना, सेलुलोज नहीं, पता नहीं, अब फाइनली डाल दो। और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल होती ही नहीं है। माइनस एनटी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एब्सेंट का शॉर्ट फॉर्म है माइनस एनटी, ठीक है। ये सब चीजें हैं। उसके बाद अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर, बॉडी कैसी ऑर्गेनाइज्ड है? जैसे अगर सिर्फ सेल की बनी हुई होगी तो सेलुलर लेवल, थोड़ा सा और ग्रुपिंग हुई तो टिश्यू लेवल, और ग्रुपिंग तो ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो मोनेरा एक बहुत ही ज़्यादा इनिशियली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। अगर बॉडी डेवलप नहीं है तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की तो बात करेंगे नहीं। इवन इनमें सेल के जो
एक प्रॉपरली आप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोल सकते हैं उनको, ठीक है। क्या होता है, जैसे मोनेरा में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स से क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स बने जाते हैं। जैसे ये सेल के क्लस्टर्स हैं, ठीक है, हर क्लस्टर का अपना काम है, ठीक है, कर रहे हैं, पर ये ना तो प्रॉपरली वेल डिफाइंड है, ना ही वेल अरेंज्ड है। आप इन्हें प्रॉपरली यूनिसेलुलर भी नहीं कह पा रहे हो, ठीक है। इनके सेल्स में कोई डिवीजन ऑफ लेबर और टिश्यू की बात नहीं है, मतलब बहुत ही सेल के भी जो नीचे वाला हिस्सा आएगा ना, पिछड़ा हुआ, उसमें आते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा में प्रॉपरली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में परफेक्टली एंड यूनिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आएंगे, जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है और सारे काम वही कर रहे हैं। फंजाई में क्या है, फंजाई में यूनिसेलुलर से ऊपर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मल्टी सेलुलर आएंगे, क्या होंगे, मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर आएंगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि यहां से एक सेल ने डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बना लिए। अब आप बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ, यहां पर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं है। यहां पर सेल्स एग्रीगेट करके टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एवोल्यूशन के बेसिस पर यहां कुछ नहीं था और डेवलपमेंट हुआ, फिर यहां पर डेवलपमेंट आया। प्लांट में क्या है कि टिश्यू पूरे बन जाते हैं, सेल्स की ग्रुपिंग से टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू की ग्रुपिंग से ऑर्गन्स बन जाते हैं। बहुत ज्यादा ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा प्लांट में चीजों का डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उन्हें कोई मूवमेंट नहीं कराना, कोई लोकोमोशन नहीं कराना, स्टेशनरी है, इसे कहीं कहीं बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड सिस्टम की जरूरत नहीं है। यहां पर तो आप टोटली ऑर्गन सिस्टम और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट हो, ठीक है स्टूडेंट्स। बात क्लियर हुई, बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, अच्छा इसके बाद एक और चीज बचती है लास्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स खाने को लेंगे। यार ऑब्वियसली बात है, जिंदा रहने के लिए खाना तो बहुत जरूरी है। देखो पूरे अगर ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूं तो दो तरीके से खाना ऑब्टेन्ड होता है, या तो खुद बना लो या दूसरे पे डिपेंड रह के रह लो, ठीक है। अब देखो अगर पहले मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स है, ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं एक्चुअली। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो जरिया है खाना खुद बनाने का, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं ऑर्गेनिजम्स पे, उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। और जिस मोड से वो खाना ऑब्टेन करते हैं, जिस मोड से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों है। इनमें क्या है, दोनों है। अभी डीप में नहीं जाना है, जब आप ऑर्गेनिजम्स पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, सिर्फ बेसिस देख लो। प्रोटिस्टा में भी दोनों हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, ठीक है। फिर आता है फंजाई। फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ये प्योरली एंड प्योरली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, प्योरली एंड प्योरली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में भी बहुत तरीके से हो सकते हैं भाई, दूसरे से खाना लेना तो ऑब्वियसली दूसरे पे डिपेंड होना ही तो होता है। किन तरीकों से आप डिपेंड हो, किन तरीकों से आप डिपेंड हो, दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप उस ऑर्गेनिजम्स को खाते जाओ, उसे डीकम्पोज कर दो, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या आप उसी के साथ रहने लग जाओ, बिल्कुल रहो और वहीं से ही खाना ऑब्टेन करो, डीकम्पोज मत करो, उसको छोटा मत करो, पैरासाइटिक। किसी भी लाइव ऑर्गेनिज्म पे रहना और उसमें से मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिस पे आप रहते हो वो होस्ट होता है और जो रहता है वो पैरासाइट होता है। जिस बॉडी पर आप, बॉडी कोई भी हो सकती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, एनिमल बॉडी भी हो सकती है, प्लांट बॉडी भी हो सकती है, तो जिस पे आप रहते हो वो होस्ट है और जो रह रहा है वो पैरासाइट है। लेकिन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक ड्रॉबैक है कि पैरासाइट जो रहता है वो जनरली होस्ट को नुकसान भी पहुंचाता जाता है।
उससे मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ले रहा है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेटिस्फाइड तो कर रहा है, लेकिन इन टर्न वो हार्म पहुंचा देता है। तो पैरासाइट्स आर समवॉट पैथोजेंस। हमारी बॉडी में अगर कोई भी डिजीज हो रही है या हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कोई पैथोजन है जो पैरासाइट बनकर हमारी बॉडी में एंट्री ले चुका है। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स तो आप जानते हो, प्लांट्स तो हमारे लिए भगवान है, दे आर टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स। अगर प्लांट नहीं होंगे, वो सनलाइट को लेके फोटोसिंथेसिस करके खुद खाना नहीं बनाएंगे, तो बाकी ऑर्गेनिजम्स को कभी भी खाना नहीं मिलेगा। एनिमल प्योरली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ एनिमल्स में डिकम्पोज से खाना लेने की पावर होती है, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, पैरासाइटिक मोड तो बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स ज्यादा डेवलप और लार्जर साइज वाले हैं। एक पैरासाइट आपकी बॉडी में तब पैरासाइट होता है जब वो स्मॉलर इन साइज हो, आपको दिखाई नहीं दे वो कब घुस जाए। बड़ा साइज का होगा तो ऑटोमेटिकली आप दूर भगा दोगे। ठीक है, और होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक का मतलब होता है डायरेक्टली अंदर लेना। जैसे एप्पल लिया, खाना लिया, डायरेक्टली इंजेस्ट कर लिया, अब बाकी का काम बॉडी करेगी, तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलो मतलब पूरा खाना, जोइक मतलब इनटेक करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो बात थी आपके इन सब चीजों की। अब अपन क्या करते हैं, एक चार्ट देख लेते हैं, एक जो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके का फ्लो चार्ट मैंने बनाया है उसको देखो। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? वो देखने के बाद हम लोग अपना पहला किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन आया? मोनेरा। मोनेरा में क्या है? इवन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। इनमें क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोकैरियोटिक, और इसमें मेनली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी अभी आप पढ़ोगे कि इस बैक्टीरिया में आपके पास आर्ची बैक्टीरिया आएंगे, साइनो बैक्टीरिया आएंगे, यू बैक्टीरिया आएंगे। साइनो बैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनो बैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो बैक्टीरिया का नाम है, एक और नाम है एल्गी टाइप। तो ऐसा नहीं है, आप देखना आगे चल के आप देखोगे कि जो एल्गी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोनेरा में भी आएंगे, वो प्रोटिस्टा में भी आएंगे, और वो प्लांट्स में भी आएंगे। तो अभी आप देखना कि किस तरीके से डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स चलेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन इवॉल्व हुआ? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आंख बंद करके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मतलब मोनेरा से तो डेवलपमेंट आपको करना ही है ना। प्रोकैरियोटिक है, इल डिफाइंड है, ना तो न्यूक्लियस डिफाइंड है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो कोई ना कोई कैरेक्टर लेके डेवलप करके आपको आगे चलना पड़ेगा। तो यूकैरियोटिक मतलब प्रोटिस्टा मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। फिर इनसे क्या है? इवॉल्व हुए। प्रोटिस्टा में से अब आप फिल्टर करके ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाल दो। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, या ऊपर से बाउंस हो रहा है? ठीक है, चैप्टर क्या है? आसान है, लेकिन जहां प्लांट और एनिमल के बारे में बात होती है ना, आप थोड़े सकपका जाते हो। आप बोलोगे मैम इकोलॉजी पढ़ाओ, बहुत आसान है। आई नो, लेकिन ये आपका बेस है। अगर आपको आगे चल के डॉक्टर बनना है, जूलॉजिस्ट बनना है, बॉटनिस्ट बनना है, तो ये तो मेन चीजें हैं जिनकी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में से आप क्या करो? फिल्टर करो ऑर्गेनिजम्स को। क्या करो? फिल्टर करो। फंजाई बना दो, प्लांटे बना दो, और एनिमेलिया बना दो। ठीक है, फंजाई क्या है? देखो यहां पर प्रोटिस्टा में एक्चुअली कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? यूनिसेलुलर मोनेरा भी आ सकता है भाई। वैसे तो क्या है, जनरली आप देखना बैक्टीरिया नहीं इंक्लूडेड होंगे, कुछ ही कुछ होंगे, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हटा दूं स्टूडेंट, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। Should I rub this portion students?
ठीक है, अब क्या है, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे। फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे। फंजाई में क्या है आपके पास, और इवॉल्व करो, मल्टी सेलुलर, सीधे ट्रांजैक्शन। ठीक है, यूकैरियोटिक तो तीनों ही होंगे, यूकैरियोटिक तो तीनों ही होंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा से निकाल रहे तो यूकैरियोटिक से ज्यादा और क्या डेवलप करोगे, वो तो लास्ट है। ठीक है, यहां पर भी मल्टी सेलुलर, यहां पर देखो कैरेक्टर्स को लेके ही डेवलपमेंट होगा। यहां पर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेके चल रहे हो दोनों, यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दोनों, तो इन दोनों में से ही अब इनको भी स्कैटर्डनेस मिलेगी। जैसे यहां पर है आपका हिटेरोट्रॉफिक, मेनली एब्जॉर्प्शन, हिटेरोट्रॉफिक। ठीक है, यहां पर क्या है, मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रॉफिक। बात क्लियर हुई? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। देख लो इसको अच्छे से, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लस्टर, नॉट सो मच डेवलप्ड सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सिंगल सेल, मल्टी सेल, मल्टी सेल, मल्टी सेल, यूकैरियोटिक, ऑटो प्लस हिट्रो, ऑटो प्लस हिट्रो, हिट्रो हिट्रो ऑटो। तो कहीं ना कहीं सारे कैरेक्टर्स मिंगल हो गए, इंटर रिलेशनशिप में आ गए ना स्टूडेंट्स। तो इसको देखकर, इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर हम लोग अपना पहला किंगडम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मोनेरा। जिसका नाम क्या है, मोनेरा। मोनेरा आपके आर.एच. विटेकर किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि अब आप दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं लोगे, आप इस पर आओगे 5 किंगडम पे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टिल नाउ इज द मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मोनेरा क्या है, वेरी फर्स्ट किंगडम। मोनेरा क्या है, वेरी फर्स्ट किंगडम। मोनेरा तो किंगडम है, लेकिन देखो हम देश को नहीं पढ़ते हैं, हम देश में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ते हैं। आज इंडिया खुद से कोई डेवलप नहीं, इंडिया तो क्या एक जगह है, आप रहने लग गए, आप लोग क्या कर गए हो, रहने लग गए हो, तो आपकी वजह से देश चल रहा है। देश आपको नहीं चलाता है, आप देश को चलाते हो। तो मोनेरा खुद में कुछ नहीं है, मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स है मेनली। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर जो सोल मेंबर्स आते हैं, सोल मेंबर्स का मतलब क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इसके अंदर आते हैं, वो क्या है, वो है बैक्टीरिया। वो क्या है, बैक्टीरिया। अब देखो स्टूडेंट्स, जो टर्म बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया टर्म एक साइंटिस्ट थे, बैक्टीरिया टर्म बाय साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया का नाम दिया, सिडिलॉट। ठीक है, जो बैक्टीरिया का नाम था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया, सिडिलॉट। कौन से ने दिया, सिडिलॉट। ठीक है, अब क्या है, सिडिलॉट ने ऐसा क्या देखा कि नाम दिया कि तुम बैक्टीरिया हो। ठीक है, देखो सिडिलॉट कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया, सिडिलॉट कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया, और उन्होंने बैक्टीरिया को देखो माइक्रोस्कोप में देखा होगा, तो उनको वो एक लिटिल स्टिक या लिटिल रॉड की फॉर्म में नजर आए, लिटिल स्टिक या लिटिल रॉड, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से नजर आए। तो बैक्टीरिया टर्म गिवन बाय सिडिलॉट विच मीन्स लिटिल स्टिक और लिटिल रॉड। ठीक है, अब देखो अगर हम धीरे धीरे बात करें, हम लोग क्या करेंगे, हर किंगडम में वही 5 कैरेक्टर्स को लेके चलेंगे। सेलुलर टाइप क्या है, सेलुलर टाइप प्रोकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है तो सेलुलर ना। ठीक है, अब देखो एक चीज और है
कि अगर 5 कैरेक्टर्स की बात करें, अगर हम 5 कैरेक्टर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उन कैरेक्टर्स में हैबिटेट ज़रूर इंक्लूड करो। वैसे लिखा नहीं हुआ है या बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डीप में नहीं देखते, क्योंकि हैबिटेट तो आपको ऑर्गेनिज्म का देख के ही नजर आएगा कि पानी में रह रहा है या टेरेस्ट्रियल में रह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने में हैबिटेट को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। भाई हैबिटेट को अगर आपको इंक्लूड करना है, हैबिटेट को अगर आपको इंक्लूड करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म का रेजिडेंस कहाँ है, ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम हैबिटेट की बात करें, यहां पर अगर आप हैबिटेट की बात करो तो हैबिटेट क्या है, यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस मतलब सर्वव्यापी, हर जगह आपको बैक्टीरिया नजर आएंगे। ऐसी जगहों पर भी नजर आएंगे जहां आपका रहना संभव ही नहीं है, जहां पर आपका रहना संभव ही नहीं है। कहां का नजर आ सकते हैं आपके बैक्टीरिया? कॉस्मोपॉलिटिशियन इन नेचर है, डाइवर्सिफाइड है, यूबिक्यूटस है, हर जगह पाए जाते हैं। कहां पर देखे जाते हैं? देखो, हॉट वाटर स्प्रिंग, पानी का उबलता हुआ झरना, जहां पर टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। और कहां कहां हो सकता है? डीप सीज, ओशियन, ठीक है। और कहां का देख सकते हो आप? फ्रोजन आइस, यहां देख सकते हो आप, ठीक है। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? सिर्फ फायर और रेनफॉल में आपके बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। ये नजर आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सिर्फ फायर में, आग में और जो गिरती हुई रेन है उसमें आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। लेकिन जब रेन नीचे गिर जाएगी धरती पर या सॉइल पर तो आपको ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो तादाद मिलती है, सबसे ज्यादा जो अमाउंट बैक्टीरिया का आप किसी हैबिटेट में देख पाते हो, देखो यहां तो होंगे ही, यहां पर ऐसी जगह पे ये लोग रह पा रहे हैं जहां हम नहीं रह सकते। हम डीप सी में रह सकते हैं, उबलते हुए झरने में रह सकते हैं, फ्रोजन आइस में रह सकते, नहीं रह सकते ना, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया रह सकते हैं। ये जो बैक्टीरियाज हैं या जो मोनेरा के ग्रुप में आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वेरी फर्स्ट एवॉल्व ऑर्गेनिजम्स हैं। तब इन्वायरमेंट में इतने अच्छे कंडीशंस नहीं पाई जाती थी कंफर्टेबल, तो ये अपने आप को क्या कर गए, बैड इन्वायरमेंट में भी एडजस्ट कर गए, ठीक है। नॉट फाउंड, not found in fire and rainfall, not found in fire and rainfall, not found in fire and rainfall, ठीक है। सबसे ज्यादा फाउंड हैंडफुल इन सॉइल, मिट्टी के अंदर आपको मिट्टी उठाओगे ना, पूरी मुट्ठी भर के आपको बैक्टीरियाज ही बैक्टीरियाज नजर आएंगे, ठीक है। वहां पर जो सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, जो मैक्सिमम बैक्टीरिया सॉइल के अंदर देखे जाते हैं वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग होते हैं। मतलब मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम बीमार पड़ते हैं और आपको एंटीबायोटिक बनानी है तो एंटीबायोटिक किसकी बनी हुई रहती है? ऑर्गेनिज्म की बनी हुई रहती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉइल में पाए जाते हैं। और कौन से? एक्टिनोमाइसिटीज। बैक्टीरिया का नाम क्या है या बैक्टीरिया का ग्रुप क्या है? एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। फाउंड हैंडफुल ऑन सॉइल, मैक्सिमम एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग। मैक्सिमम एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग, ठीक है। उसमें भी जो रोल प्ले करता है बैक्टीरिया, जो एक्चुअल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है वो क्या है? एक्टिनोमाइसिटीज, जिसको रे फंजाई भी बोलते हैं। रे फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये है तो बैक्टीरिया पर दिखता फंगस की तरह है तो बैक्टीरिया पर दिखता फंगस की तरह। आप देखना कि कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई आप लेते हो ना, वो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म से बनती है और उसी ही पर्टिकुलर अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को मारने में मदद करती है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो एंटीबैक्टीरियल दवाई दोगे,
वायरस का होगा तो एंटीवायरल दोगे, मतलब आप उसी ही प्रोजेनी से बना रहे हो और सेम प्रोजेनी को मारने के लिए यूज कर रहे हो। वायरस का इन्फेक्शन होगा तो आप प्रोटोजोआ का ड्रग थोड़ी दोगे, नहीं दोगे ना। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो वायरल का ड्रग थोड़ी दोगे। वो मिक्सचर हो सकता है, वो आगे आपकी हायर मेडिकल स्टडीज में है, लेकिन पर्टिकुलरली जिस ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है उसी ही ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड दवाई आपको दी जाती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में मैकेनिज्म चला रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, उसको पहचानेगा कौन? उसकी जाति का ही आदमी पहचानेगा ना, दूसरा कैसे उसकी लाइफ साइकिल को समझ पाएगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो हमने सेल टाइप के बारे में बात कर ली, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर ली, हैबिटेट के बारे में बात कर ली। अब अगर हम साइज एंड शेप के बारे में बात करें, भाई टर्म बैक्टीरिया किसने दिया था? सिडिलॉट ने, क्योंकि उसने बैक्टीरिया को दिखा के तो पतली छोटी स्टिक या रॉड की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो शेप की फॉर्म में अगर हम बात करें, शेप में हमें इसकी डाइवर्सिफाइड शेप दिखेंगी। इसकी क्या होगी? हमें बहुत तरीके की शेप दिखेंगी, बहुत तरीकों से बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर रॉड शेप्ड है तो बैक्टीरिया का नाम डालोगे बेसिलाई। अगर रॉड शेप्ड है तो बैक्टीरिया का नाम डालोगे बेसिलाई। क्या डालोगे? बेसिलाई। अगर सर्कुलर है तो कोकाई, अगर सर्कुलर है तो कोकाई। कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो। ऐसा, ये बेसिलाई है रॉड शेप्ड, ये कोकाई है, ये कॉमा शेप्ड है। ठीक है, और अगर स्पाइरल शेप्ड का हुआ, स्पाइरल मतलब सांप बनता है ना, जैसे स्पाइरल शेप्ड का हुआ तो स्पाइरिलम। किसकी तरह दिखेगा? स्पाइरिलम की तरह। ठीक है, ये लिखा स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस? अब ये तो क्या था आपके मोनेरा किंगडम का, ये जनरली क्या था आपके मोनेरा किंगडम का एक बोले तो स्लाइट एग्जाम्पल था। ठीक है, अब आप क्या करो, सबसे पहले ये सब नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं आपको एक साथ बताती हूं। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, अब मोनेरा में लास्ट एक और आप क्या दे सकते हो? भाई अभी हम मोनेरा का क्या है, एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, हमने उसके मेंबर्स के बारे में बात नहीं की है। लास्ट अगर हम देखें, देखो हमने सब टाइप पे देख लिया, सेल टाइप, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और आपके हैबिटेट पर। एक लास्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? देखो मैंने आपको मोनेरा में बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का हो सकता है, 2 टाइप्स। क्या क्या? ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। आपकी बुक में लिखा हुआ था, उस टाइम पे मैंने आपको नहीं बताया था ऑटोट्रॉफिक में, कि ऑटोट्रॉफिक में भी आप 2 तरीकों से खाना बना सकते हो। पहली बात तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? प्रिपेयर ओन फूड। और हेटेरोट्रॉफिक डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, अब खुद खाना बनाने में भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखना, आपके पास 2 तरीके हैं। ऑटोट्रॉफिक में आप 2 तरीकों से अपना फूड प्रोड्यूस करते हो। इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब बनाना, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंट में, केमिकल मतलब केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ठीक है, एक होता है कीमोसिंथेटिक।
फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब पहली बात तो मुझे एक बात बताओ कि ओके हम लोग जानते हैं कि जनरली ये तो प्लांट्स की खूबी होती है, इसमें भी है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर कोई कर रहा है लाइट की प्रेजेंस में तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या होते हैं? CO2 प्लस H2O। ओके, CO2 प्लस H2O और सनलाइट की प्रेजेंस में। इसको क्लियर करने से पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करती हूं। अगर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मतलब यूज करना, हेटेरोट्रॉफिक मतलब डिपेंड रहना, बहुत फर्क है दोनों में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं वो इनऑर्गेनिक कार्बन पे डिपेंडेंट रहते हैं। इनऑर्गेनिक कार्बन मतलब जैसे CO2 है, CO2 से उन्होंने क्या कर लिया, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कार्बन को यूज करके फोटोसिंथेसिस करवा लिया। लाइट के प्रेजेंस में कराया तो फोटोसिंथेटिक हो गया। कोई केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन से कोई एनर्जी ऑब्टेन करके करवा रहे हैं तो कीमोसिंथेटिक। में एनर्जी आपको दोनों में चाहिए। एनर्जी क्या है? आपको दोनों में चाहिए। फोटोसिंथेटिक में सनलाइट प्रोवाइड करेगी, कीमोसिंथेटिक में कोई केमिकल रिएक्शन, जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू। अब उसको डीप में नहीं जाना, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब डिपेंडेंट ऑन इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज कर लिया जो खुद खाना बना रहे हैं। जो डिपेंडेंट ऑन अदर्स हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन मतलब जो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड फूड है उसमें से कार्बन को लेना। भाई फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O, ठीक है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद आप सनलाइट यूज करोगे। अभी आप देखना आपको ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल मिलेगा, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। उसके बाद सनलाइट आई, सनलाइट से उन्होंने खाना बना लिया, ग्लूकोज, ठीक है। अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म अगर बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है तो वो क्या खाएगा? उसकी बॉडी को खाएगा, ग्लूकोज को खाएगा। तो ग्लूकोज में से क्या ले रहा है? ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक में जो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक है उसका मतलब क्या है? भाई ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है मतलब यूज तो इनऑर्गेनिक कार्बन कर रहा है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। ये जनरली आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। बात समझ आ रही है? और कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है? CO2 प्लस H2O किसी केमिकल एनर्जी से, किसी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है उसको लेकर आप खाना बनाओगे, फूड प्रिपेयर करोगे अपना, ठीक है। अब क्या बात आती है? अब क्या बात है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म H2O यूज ना करके, कुछ ऑर्गेनिज्म H2O यूज ना करके H2S यूज करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म H2O यूज ना करके H2S यूज करते हैं। तो जनरली ये क्या हो गए? फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और ये क्या हो गए? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। खाना खुद ही बना रहे हैं, खाना खुद ही बना रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं तो कार्बन इनऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं। H2O का कंटेंट है, यहां पर H2O के साथ साथ H2S भी निकल सकता है। मतलब अगर यहां पर बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, अगर बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होता है जनरली तो यहां पर सल्फर रिलीज होगा। नॉलेज के बारे में बता रही हूं, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या है? ओके, खुद खाना बना रहे हैं, केमिकल एनर्जी से बना रहे हैं, इनऑर्गेनिक कार्बन को यूटिलाइज करें। यहां पर H2S का कोई रोल नहीं आता, ये जनरली H2O को लेकर ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। और लास्ट बचा हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं क्रिएट होगा, ये खुद खाना नहीं बना सकते, इन्हें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। तो क्या क्या मोड होंगे? दूसरों से तो आप उन्हें डिकम्पोज करके भी कर सकते हो। छोटे छोटे कीड़े नहीं होते, आप केले के छिलकों को मिट्टी पे रखो, थोड़ी देर दिन बाद केले का छिलका गायब हो जाएगा। सॉइल में परसिस्ट जो बैक्टीरियाज हैं, सॉइल में परसिस्ट जो बैक्टीरियाज हैं वो उन्हें क्या करेंगे? डिकम्पोज कर देंगे। अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल के उन्हें काट काट कर उन्हें खाते जाएंगे, ठीक है। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह भी सकते हैं, डायरेक्ट लाइव ऑर्गेनिज्म पे रहना, पैरासाइटिक। जनरली पैरासाइटिक मोड में जिसपे आप रहते हो वो होस्ट होता है, जो रहता है वो पैरासाइट होता है और इंटर्न होस्ट को वो हार्म
पहुंचा सकता है। एक होता है सिम्बायोटिक, जैसे हमारी स्टमक में एक बैक्टीरिया होता है, सॉरी इंटेस्टाइन में, स्टमक में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया, वो तो हमारे लिए फायदेमंद है, तो मैं उसे पैरासाइट कैसे बोल रही हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर रह रहा है। जो बैक्टीरिया दूसरे की बॉडी पे रहेगा और हार्म पहुंचाएगा वो पैरासाइटिक हो जाएगा, ठीक है, या पैरासाइट हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। और कोई ऑर्गेनिज्म अगर मेरे साथ रह रहा है, मुझे हार्म नहीं पहुंचा रहा है, उल्टा मेरे को फायदा कर रहा है, तो पैरासाइटिक से अपोजिट सिम्बायोटिक। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग, द बैक्टीरिया परफॉर्मिंग आर सेप्रोफाइट्स, ठीक है। करने वाला और प्रोसीजर, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, करने वाला पैरासाइट्स, ठीक है। सिम्बायोटिक सिम्बायोट्स, ठीक है। इसमें क्या है, बॉडी को पूरा डिकम्पोज करके करेगा, इसके साथ रहेगा, हार्म पहुंचाएगा, रहेगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो मोनेरा को ही स्टार्ट करेंगे और मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। दो मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही आते हैं। देन वी विल गो टू प्रोटिस्टा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।